You're listening to the Strategic Foresight for Asia podcast. We break down the geostrategic forces shaping Pakistan and the region, delivering foresight and bringing expert analysis and practitioner insights on the trends and choices defining our future. Hello, welcome to Strap Asia's special podcast on Iran, ongoing Iran, US and Israel war. Strap Asia is a registered firm in London and Islamabad offering consultancy and advocacy services. Today we have with us Rear Admiral Faisal Shah, who has an illustrious career in Pakistan Navy and probably the best fit to help us make us understand कि ये हर्मुज के अंदर क्या हो रहा है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो रहा है. हम इसको उर्दू में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये जो हमारा एपिसोड है ये ज़्यादा हमारा डोमेस्टिक ऑडियंस इस रीजन के ऑडियंस के लिए है, तो वी विल कीप इट बायलिंगुअल so that people can understand easily. So welcome Admiral Faisal. Thank you very much. बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का. जी. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हर्मुज का कि उसकी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक, तो अभी क्योंकि आपका नेवी का इतना एक्सपीरियंस रहा है, सो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन इवॉल्विंग? I think the situation is gruesome, and right from the start, I was actually saying that if anything happens with Iran or between Iran or Israel or US, I think Strait of Hormuz would be the area that would define the culmination of this whole episode. मैं ये समझता हूँ कि ये इलाका वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जहां आके द बक स्टॉप्स, और ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किस्सा क्लियर होगा और किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, so that will be the time when I believe that there will be new geopolitics, new Middle East, new Iran, new US, and so many other news also. So I think we should wait patiently what happens at Strait of Hormuz, because this is going to be a defining moment for the whole world actually. I agree, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा कि हम तो जो मिलिट्री बैकग्राउंड वाले एक स्ट्रेटजी को जिस तरह से हम डीपली करते हैं और हमारे वॉर कॉलेजेस में सब कुछ होता है, और यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर, उनके इंस्टीट्यूशंस में वॉर गेमिंग सब कुछ हुआ होगा, इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहा है. हाउ कुड दे मिसकैलकुलेट के हर्मुज अगर इस तरह से ईरान इसको ब्लॉक चोक कर देता है तो वो कितना बड़ा उनके लिए डिजास्टर हो सकता है. सो हाउ दे रीच टू दिस पॉइंट? I think I'm really surprised कि उन्होंने ये चीज ना कैलकुलेट की हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की क्या स्ट्रेंथ है और वो उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं. ये बहुत ही बड़ा एक मौका है मेरे लिए. मेरा ख्याल है ये आने वाले दिनों में जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा. लेकिन देखिए, ज्योग्राफी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हमेशा से इसी तरह से है. लोग आते हैं चले जाते हैं, बट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स देयर, बट द ज्योग्राफी डिक्टेट्स वो सारे उसी तरह के हैं. और ये अखज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है that the geography actually facilitates Iran to dominate Persian Gulf and Strait of Hormuz. मतलब इसमें कोई rocket science नहीं है. It is evident from the map also. And Iran also knows for as many years as Iran is there कि उसके पास जो strategic capability है वो Persian Gulf में और Strait of Hormuz में है. That's what it has been actually preparing for. उसको ये पता है कि 47 साल से तलवार मेरे सर पे लटक रही है और इसने एक दिन गिरना है, तो मुकाबला तो जाहिर बात है कि वो उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से बराबरी का होना चाहिए. लेकिन आप बराबरी उसी को कहते हैं ना कि रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, इफेक्ट्स क्या जनरेट हो सकते हैं. इट्स नॉट द एक्शंस बट द इफेक्ट्स दैट यू कैलकुलेट. तो इफेक्ट्स में तो ईरान ने हमेशा ये तैयारी की है कि अगर हमें दीवार से लगा दिया गया, देन इट इज पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इसका मुजाहरा तो टैंकर वॉर में हो चुका है 1980s में जब इराक के साथ जंग हो रही थी. तो मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों ऐसे समझा गया कि हम उनकी अर्तिश नेवी को डैमेज अगर करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम सेव कर सकेंगे, विच इज अ वेरी फ्लॉड आइडिया. बिकॉज ईरान की जो दो नेवीज हैं, अर्तिश नेवी और पासदारान इनकलाब की नेवी, तो अर्तिश नेवी तो ओशन गोइंग नेवी है,
और पासदारान इनकलाब की जो नेवी है वो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको लुक आफ्टर करती है, वो उनका होम ग्राउंड है, उसी के हिसाब से उनकी तैयारी भी है, ज्योग्राफी को भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से यूज किया हुआ है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अभी भी अमेरिका अगर इस गलत फहमी से बाहर नहीं आया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकते हैं, तो मेरा यह ख्याल है कि वो इसको परमानेंटली बंद करने का सबब जरूर बन जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त भी उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, तो इस वक्त तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंडर कंट्रोल है ईरान में। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ डिसरप्टेड है, और उसकी एक लेन खोली है उन्होंने जो कि नॉर्दर्न लेन है, और वो ईरानियन कोस्ट के पास से गुजर रही है, बट दे स्टिल हैव द ऑप्शंस टू परमानेंटली ब्लॉकेड इट ट्रू। थ्रू माइंस, थ्रू मुझे लगता है वो पैसेज अलाउ करे। बिल्कुल, आई थिंक जो फंडामेंटल वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर के नो योर ज्योग्राफी एंड ऑफ द एडवर्सरी, तो Israel, United States combined together with all the military might and brains behind that strategy, वो उन्होंने वो किया। लेकिन लेट्स कम टू इंटरेस्टिंग कमेंट जो कल ट्रम्प साहब ने दिया, वो तो काफी इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं। कई चीजें हम एंजॉय करते हैं, कुछ चीजें हमें समझ भी नहीं आती उनकी किस एंगल से कह रहे। उन्होंने कल जो स्पेसिफिक कहा कि 8 शिप्स जो है वहां से पास हुए पाकिस्तानी फ्लैग के अंडर, एंड दैट वाज अ गिफ्ट, एंड देन ही सेड प्लस 10 टैंकर्स वहां से गुजरे, which I personally don't believe, but what's your view about that? कि why did he give this statement? आई थिंक वो थोड़ा सा पाकिस्तान के शायद रोल को उजागर करना चाह रहे होंगे अपनी दानिश में, कि मैं इस तरह से कहूंगा तो ये दुनिया को समझ आएगी कि वाई पाकिस्तान इज बीइंग ट्रीटेड एज अ मीडिएटर और मैसेंजर बिटवीन द टू। तो शायद वो उसको एम्फोसाइज करना चाह रहे हो, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि ईरान ने ऐलान किया हुआ है कि जो मुल्क हमारे खिलाफ नहीं है या जो अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं खड़े हैं, दे आर ऑल अलाउड टू यूज पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद अवर कंसेंट। और ये तो उसमें पाकिस्तान भी जाहिर बात है कि शामिल है, पाकिस्तान तो दोनों के बीच में मीडिएशन करा रहा है। मैं आपके पिछले सवाल का भी जवाब में थोड़ा सा एक चीज ये ऐड करना चाहता हूँ कि परहैप्स ये एक मिसपरसेप्शन उनके जहन में थी कि हम बड़ी आसानी से 3-4 दिन की बॉम्बिंग के बाद जब टॉप लीडरशिप को भी उड़ा देंगे और इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी रिड्यूस कर देंगे, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी, एंड देन देयर विल बी एक्चुअली नो पॉइंट कि जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की जाएगी, उसको कंट्रोल करने की बात की जाएगी। हालांकि ईरान ने पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक मिसकैलकुलेशन थी, उनको ये पता होगा यकीनन कि ज्योग्राफी कैसी है, और अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो हम खुलवा नहीं सकेंगे। मेरा ख्याल है कि इनको ये था कि हम बाकी चीजों से इतना ईरान को तंग करेंगे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो प्रॉब्ली ये मिथ होगी। नहीं, आई एग्री। जैसे बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कर भी रहे हैं कि शायद प्रॉब्ली मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एडवाइस ट्रम्प को तो किया था सीरियसली कि जी डोंट गेट एम्ब्रॉयल्ड इन दिस वॉर। लेकिन वो जो कुछ एडवाइजर्स हैं उनके जो प्रो इजरायली लॉबी से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो प्रॉब्लम उनका से ज्यादा थी और ट्रम्प ने उनकी बात मानी और अभी फंस भी गए उस पर। ये एक जो आपने बात की कि जो शिप्स उन्होंने ईरान ने कहा हुआ है और ट्रम्प ने की जो स्टेटमेंट थी, डू यू थिंक, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव है कि दिस कुड आल्सो बी पॉसिबली टू एम्बैरस पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान जो कोवर्ट उसमें कर रहा है और डिप्लोमेसी में होना भी इसी तरह चाहिए, हर चीज मीडिया में नहीं आनी चाहिए। एक लिंकेजेस बना रहा है, शिप्स कोई गुजरे नहीं, बिकॉज कई जो अभी एनालिस्ट है वो डाटा वगैरह जब उन्होंने कह रहे हैं तो कोई ऐसे शिप्स नहीं गुजरे, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दी और उसको टेलीकास्ट किया, विटकॉफ को कहा भी कैन आई रिवील दैट सीक्रेट। तो वो एक डेलिबरेटली कहीं पाकिस्तान को एम्बैरस करने की कोशिश तो नहीं की कि कुछ अगर ईरान ने कंसेशन दिए भी थे तो उसको एक्सपोज कर दें। एंड नाउ आई लिंक दिस विद जो कल पाकिस्तान एम्बेसी के करीब बॉम्बिंग हुई, बिकॉज दीज टू इवेंट्स कुछ इसके अंदर वो लगता है कि जी कहीं से आर्म ट्विस्टिंग या एम्बैरस करना या प्रेशर करना, या थर्ड पार्टी जो नहीं चाहती डायलॉग, द थर्ड पार्टी इज इजराइल which doesn't want peace, तो वो कहीं सबोताज करने के उसमें तो नहीं है। नहीं, आई वुड डिफर। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान ने बहुत
बैलेंस खेला है, बहुत टाइट रोप पे हम चलते आए हैं और अभी तक हम चल रहे हैं। अगर ईरान पे एग्रेशन हुआ है तो हमने कंडेमनेशन की है, खुल के की है। और अगर अरब ममालिक पे एग्रेशन हुआ है, उन पे अटैक्स हुए हैं, वो भी हमने खुल के कंडेमनेशन की है। तो हम तो बिल्कुल मतलब पब्लिकली वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। और मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई साइड लेने की कोशिश की है। अगर कोई मतलब कोवर्ट एक्टिविटी कोई हुई भी हो तो वो इट हैज बीन कोवर्ट, इट हैज नॉट कम टू द पब्लिक। हमने पब्लिकली ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा किया और मेरा ख्याल है कि ये एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट, दैट्स व्हाई वी हैव बीन अपॉन। जहां तक बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान की एम्बेसी है तेहरान में, उसके बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट अर्तिश नेवी का एक बहुत बड़ा, अर्तिश आर्मी का बहुत बड़ा सेटअप है। यानी उनकी जो रेगुलर आर्मी है उसका एक बहुत बड़ा सेटअप है। मैंने खुद उस एम्बेसी में 3 साल काम किया है, तो मुझे पता है। तो उसका पाकिस्तान एम्बेसी, उस बॉम्बिंग का मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एम्बेसी से कोई ताल्लुक है। वो मिलिट्री सेटअप है और वो ऑलरेडी ये मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसको बॉम्ब किया जाएगा, जैसे वो पुलिस की और मिलिट्री के सेटअप्स हर जगह पे कर रहे हैं, बसीज के सेटअप्स को भी कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये भी क्वालिफाई करता है उनकी बॉम्बिंग को, टारगेटिंग को। तो वो तो उसमें किया गया। अब ये इत्तेफाक है कि हमारी एम्बेसी उसके बिल्कुल करीब है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के लिए कोई मैसेजिंग है। इसी तरह जहां पे पाकिस्तान हाउस है तेहरान में, वो भी ऐसी जगह पे है कि उसके करीब कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं। तो वहां पे किया गया, लेकिन उसको लिंक एक्चुअली पाकिस्तान से कर दिया गया है। और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है शायद कि ये डेलिबरेटली पाकिस्तान को मैसेजिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। ओके, नहीं, फेयर पॉइंट, आई थिंक आई एग्री विद यू। लेकिन एक जनरल परसेप्शन, बिकॉज जैसे कतर के अंदर इसराइल ने बॉम्बिंग की, तो इसराइल एक नोटोरियस एक्टर है विच डजंट वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। तो कभी भी कोई एंगेजमेंट होती तो दे फाइंड वेज एंड मींस टू सबोटाज दैट प्रोसेस। तो ये भी एक इसलिए तासुर था। सिंस यू मेंशन अबाउट योर वर्क एट द एम्बेसी, तो ये जो अर्थिश नेवी और जो रेगुलर नेवी है उनकी, इसका चूंकि बहुत सारे ऑडियंस उनको नहीं पता होगा कि हाउ डज इट वर्क इन ईरान। देखिए, ईरान में एक तो बड़ा यूनिक गवर्नेंस सिस्टम है, जैसे आपको पता है, 2 स्ट्रीम। इसी तरह एक बड़ा यूनिक मिलिट्री सिस्टम है। दुनिया का यूनिक तरीन आप कहें कि मिलिट्री सिस्टम है कि वेयर दे हैव 2 आर्मीज, 2 टाइप्स ऑफ आर्म फोर्सेस। एक रेगुलर है जो कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस है, जिसमें लैंड भी है, एयर भी है और नेवी भी है। और वो बिल्कुल उसी तरह की फोर्सेस है जैसे किसी भी और मुल्क की होती है, जैसे पाकिस्तान की है। इसी तरह एक और स्ट्रीम है जो कि पासदारा ने इनकलाब की है, IRGC की, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वो कहते हैं। वो एसिमेट्रिक पे बेसिकली काम करती हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे। और वो आइडियोलॉजिकल एक आर्म है रेवोल्यूशन का। और उसमें भी लैंड है, उसमें एक एरोस्पेस फोर्स है जो कि रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सबको हैंडल करते हैं। और एक उनकी नेवी है। अच्छा, वो ये जो IRGC की नेवी है, जिसको पासदारा ने इनकलाब की भी नेवी कहते हैं, ये बेसिकली जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर करती है। और ये इनके पास छोटी स्पीड बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, केमिकल से बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं। फिर इनके पास अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स हैं। उसके बाद कुछ मिसाइल बैटरीज इन्होंने लगाई हुई अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठा के, बेसिस बनाए हुए हैं। मिजेट सबमरीन्स हैं। जो ट्रम्प साहब बात करते हैं कि मैंने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, एयरफोर्स को खत्म कर दिया। एयरफोर्स तो आपको पता ही है कि उनकी कोई खास ऐसी एयरफोर्स थी नहीं जिसको उन्होंने खत्म करने का दावा किया। वो तो शायद उड़ी ना हो इसमें। तो अगर कोई एयरफोर्स उड़ नहीं सकती है तो वो फिर खत्म ही समझे उसको। जैसे हमारे ईस्टर्न नेबर की भी कोई 48 घंटे 72 घंटे के लिए एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी वही 2025 में, तो उसको खत्म ही समझे आप। तो ये बेसिकली एयरफोर्स और एयर डिफेंस तो उनका कोई इतना था ही नहीं। तो अर्तिश नेवी जो कि जिसका क्लेम ट्रम्प साहब करते हैं कि मैंने उसको तबाह कर दिया, तो एक तो ये क्लेम मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि किसी मुसद्दका इतलात नहीं है किसी इंडिपेंडेंट चैनल से। एंड नीदर ईरान हैज एक्सेप्टेड इट और रिजेक्टेड इट। लेकिन डैमेज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका मुकाबला US नेवी से नहीं किया जा सकता। और उसके बेसिस भी बड़े बड़े हैं, तो उनको भी वो अटैक कर सकते हैं। जो IRIS दीना का अटैक हुआ था, सिंकिंग हुई है ऑफ श्रीलंका,
वो भी अर्तिश नेवी का ही जहाज था। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज दिस पासदारान इनकलाब की नेवी, जो कि मैंने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में बेसिकली डिप्लॉयड है। ये सिमेट्रिक वॉरफेयर करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक कंस्ट्रक्टेड वाटर्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स हैं, और उसमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ जाए और उसका मुकाबला हो इन छोटी बोट से जो जत्थे की सूरत में आती हैं, तो आप मुझे बताएं कि किसके लिए आसानी है दूसरे को टारगेट करना। अगर इन बोट्स को 80% 90% भी वो खत्म कर देता है, तो जो 10% बोट्स बचेंगी उनके पास भी ये कैपेबिलिटी होगी कि वो डैमेज कर दें, सिंक कर दें। तो इसलिए ये खतरा है जिसकी वजह से अमेरिकन नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं दाखिल होना चाहती, ना दाखिल हो सकती है। इसके बावजूद कि ईरान ने सिर्फ इस एक इलाके के लिए अमेरिकन नेवी को या अमेरिका को एक धमकी दी है, एक बुलावा दिया है कि अगर आप आ सकते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आकर ही, और वो नहीं आ रहे हैं। बाकी जगहों पे तो वो कहते हैं ठीक है, एयर से तुम आते हो कोई बात नहीं, जमीन पे अगर तुमने इन्वेजन करना है आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि तुम नहीं आ सकते हो, अगर आ सकते हो तो आके दिखाओ, बिकॉज दे आर वेरी वेल एम्बेडेड देयर, दे आर वेरी वेल इंट्रेंच्ड देयर, और वहां से उनका कंट्रोल खत्म करना, मैं समझता हूँ कि इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज उसके लिए कोई रेगुलर मिलिट्री की भी जरूरत नहीं है, पासदारान इनकलाब की नेवी की भी जरूरत नहीं है। वो तो फिशिंग बोट पे भी अगर आप एक रॉकेट लॉन्चर वाले को बिठा दें तो वो भी इसको मेरा ख्याल है कि डोमिनेट कर सकता है। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू सीक योर फर्दर इसको इंडल्जेंस इसमें, बिकॉज आपका नेवी का एक बैकग्राउंड है। तो ये जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर का जो चला रहा है कई डिकेड्स के अंदर कि जी जिसकी नेवी बड़ी होगी तो उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी कॉन्सेप्ट पे किया। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, अब वो जराल फोर्ड जो लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर $13 बिलियन का एक है, उसमें 5,000 उसके सर्विसमैन उसके ऊपर है। इतनी बड़ी पावर, लेकिन वो एक जो उनका एक वॉर ऑब्जेक्टिव जो कई सालों से चल रहा था कि इस रीजन में अपनी डोमिनेंस करनी है, दे कुडंट maintain या establish their dominance with all their naval might. So is there a lesson for other navies including Pakistan as well? Because जिस तरह से ईरान ने demonstrate किया है कि आप एसिमेट्रिक वॉर से किस तरह एक सुपर पावर को भी सबड्यू कर सकते हैं, तो आई थिंक बहुत सारी नेवीज जो है वो इससे लेंगी, ऑल्दो कि उनके पास ये एडवांटेज हरमोज वाली और उस तरह की चीज नहीं है, लेकिन स्टिल इट हैज इन अ वे रेवोल्यूशनाइज थिंकिंग एटलीस्ट। उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती कॉन्सेप्ट्स लेवल में, जिस तरह से वॉर मशीनरीज इवॉल्व होती है, बिकॉज इट हैज टेकन सो मेनी डिकेड्स इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को, कि जिसके अंदर बड़ी पावर्स जो अपनी नेवी को इतना एक्सपैंड कर रही थी और बना रही थी एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एक वॉर ने, हर वॉर तो डिफरेंट होती है, लेकिन इस ईरान की वॉर ने ये कॉन्सेप्ट को सीरियसली चैलेंज कर दिया। मैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरा ख्याल है कि इसमें ज्योग्राफी का बहुत हाथ है, और बिकॉज ईरान की बड़ी पेक्यूलियर ज्योग्राफी है, और वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स पे बैठा हुआ है, और रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड डेप्थ है। तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीजों का फायदा ईरान को हो रहा है, बिकॉज वो ये ज्योग्राफी उसको ये फेवर अफोर्ड करती है। लेकिन अगर आप हाई सीज की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो जो कॉन्सेप्ट है सी पावर का, नेवी का, वो दैट स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका की जंग होती है चाइना के साथ, और ये पैसिफिक में जाते हैं, साउथ चाइना सी में लड़ते हैं, या इंडिया की जंग होती है फर्ज करें पाकिस्तान के साथ, और आपने सी में ये वॉर लड़नी है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये जो नेवी का कॉन्सेप्ट है, या सी पावर या सी डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है, वो तो फिर सारी बात है कि उसी तरह रहता है। इट इज वेरी वेरी पेक्यूलियर टू दिस ज्योग्राफी दैट ईरान हैज। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि इस वॉर ने ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैरीटाइम पावर का वो चेंज कर दिया है, ऑल्टर कर दिया है। मेरा ख्याल है इट इज लेट्स स्टडी इट विद रिस्पेक्ट टू दिस ज्योग्राफिकल एरिया, और यहाँ पे ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। मैं टैंकर वॉर की आपको मिसाल दी है कि जब ईरान इराक वॉर हुई है तो उसमें भी ये सारी चीजें हो सकी हैं, उससे दुनिया ने कुछ लेसन्स लर्न किए थे।
और फिर अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ी, और फिर एक मुआहदा हुआ कि जी इट विल बी अ वाटरवे फॉर एवरीबॉडी, हर एक को फायदा होगा। लेकिन अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि दोबारा से दुनिया को बैठना पड़ेगा और रीडिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो वाटरवेज हैं, जो कि क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है, और ये खुद अमेरिका ने इस इंटरनेशनल सिस्टम को अवेंस में भेजा है, इंटरनेशनल लॉज को, तो हाउ कैन अमेरिका से कि जी एज पर इंटरनेशनल लॉ ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी एंड आई विल इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो मेरा ख्याल है कि इस जंग के बाद लोगों को दोबारा ये सोचने की जरूरत है कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई कंट्री इसको डोमिनेट ना कर सके, इसको कंट्रोल ना कर सके, बट इन दैट आपको फिर एक बड़ा इक्विटेबल और बड़ा जस्टिफाइड किस्म का सिस्टम लाना होगा, जिसमें किसी कंट्री के साथ ईरान की तरह जैसे ज्यादती हुई है उस तरह से ज्यादती भी ना हो। नहीं, वो तो बड़ा यूटोपियन आइडिया हो गया, बिकॉज जिस तरह से हम यूनाइटेड नेशंस को देख रहे हैं, या रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कोट एंड कोट, दैट्स नॉट रूल बेस्ड। लेकिन कमिंग बैक टू, यस आई एग्री कि उनकी ज्योग्राफी उनको बड़ा एडवांटेज किया, लेकिन यू ऑल्सो मेंशन समथिंग अबाउट अंडर वाटर, अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन्स और एरियल ड्रोन्स जो है, ये दो चीजें तो कितनी सिग्निफिकेंट हुई, मतलब इन टर्म्स ऑफ एयर पावर। इन्होंने जिस तरह से दूसरी साइड पे F-35 है, F-18 है, F-16 है, और उनके पास सारा आयरन डोम भी है, और थार मिसाइल टर्मिनल, हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम भी है, सारा कुछ होने के बावजूद ये जो $34,000-35,000 के शाहिद ड्रोन्स हैं, ये काफी हद तक पेनिट्रेट कर गए। तो एयर पावर में भी एक तरह से कंसेप्चुअल वो उसके चेंजेस आएंगी कि आपने $100 मिलियन का अगर F-35 में इन्वेस्टमेंट करनी है, कि आपने ड्रोन्स उसकी बजाय आप 100-200 बना लें, जैसे आपने कहा ना कि चीप होती, जैसे बोट्स इनकी हैं। लाइकवाइज नेवल उसके अंदर भी, क्योंकि कोई शिप्स क्यों नहीं आ रहे, एक तो इंश्योरेंस कोई नहीं कर रहा, इस वजह से आ रहे हैं, लेकिन यूएस की मिलिट्री इसलिए नहीं आ रही, जैसे आपने कहा कि स्मॉलर बोट्स जो है उसके ऊपर ले जाके कामिकाजी बोट्स जाके हिट कर देंगे। आप 20-25 बोट्स ले जाए तो कितना शूट कर लेंगे टॉर्पिडोज से, तो कोई ना कोई तो जाके हिट करेगी। सो अगेन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, नाउ लेट्स कम टू सम लैंड ऑफेंसिव के उस पे भी हमने नेवी की उस पे बात की, जो हर आइलैंड की काफी बात हो रही है, जहाँ पे ऑयल है, 90% ऑफ ऑयल कहते हैं ईरान का वहां से है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज पोस्चरिंग एज इफ कि वो उनके मरीन्स उधर पोजीशन हो रहे हैं। हाउ रियल दैट कुड बी? Can they do this? पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इफ यूएस वांटेड टू डू इट, व्हाई डिड इट अनाउंस इट? अनाउंस तो नहीं करना चाहिए था कि जी मैंने ये करना है आपका, तो आप अपनी बचत कर लें। अब देखिए, आइलैंड वॉरफेयर जो होती है वो तो एक बड़ी पेक्यूलियर वॉरफेयर होती है। आप उस पर जाके बैठ सकते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करें और जाके आप अपने जो एयरबॉर्न सॉर्ट डिवीजन है उसको उतार दें वहां पे, बट देन यू विल हैव टू मेंटेन राउंड द क्लॉक एयर कवर फॉर देम, बिकॉज वो भी तो फिर जाके एक टारगेट है ना, बिकॉज इट्स अराउंड 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप कितना कोई भागेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे? सो यू विल बी एक्सपोज टू द एनिमी एयरफोर्स ऑल्सो। अगर उसकी एयरफोर्स इस वक्त नहीं भी है तो उसके मिसाइल्स तो हैं, उसके रॉकेट्स तो हैं, उसके ड्रोन्स तो हैं, विच आर एक्चुअली हर्टिंग इजराइल एंड एवरीबडी इन द रीजन। सो विल इट लीव यू देयर? तो मेरा ख्याल है कि ये मैसेजिंग है, पॉस्चरिंग है। इसको मैनिफेस्ट करना, कह देना तो आसान है, जाके आप बैठ सकते हैं, बट हाउ विल यू सस्टेन इट? दैट्स आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन, एंड आई थिंक द प्लानर्स, यूएस प्लानर्स वुड लुक इनटू इट कि हम जाके वहां पे इसको अगर बार्गेनिंग चिप के तौर पे हमने यूज करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विजावी, तो फिर हमें इसको बड़ा प्रोफाउंडली सस्टेन करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो करंट सिचुएशन है इसमें शायद यूएस के पास इतना वेयरविदॉल ना हो कि उसको अपने अपने ह्यूमन लॉसेस बचाने के साथ साथ इसको सस्टेन कर सके। Either it will be able to sustain it, or it will have so many human losses over there which US will not be ready to accept. तो ये एक मेरा ख्याल है पॉस्चरिंग है, मैसेजिंग है। और मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं कि इसके ऐलान होने से एक दिन पहले अगर आप नोट करें तो रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि वी स्टैंड अनकंडीशनली विद ईरान ऑन इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी।
तो अगर खर्ग आइलैंड पे अमेरिका इन्वेजन करता है तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो ईरान की फिर ब्रीच हो गई। तो इसका मतलब है कि रशिया वुड लाइक टू कम इन, एंड अगर रशिया आने को तैयार है तो क्या यूएस वुड लाइक टू लेट रशिया कम इन? तो दीज आर बिग क्वेश्चंस आई थिंक। तो मुझे ये लगता है कि ये पोस्चरिंग और मैसेजिंग है, नॉट मोर देन दैट। आई एग्री। और जिस तरह आपने रशिया की कई स्टेटमेंट जो रेफरेंस दिया, चाइना एंड रशिया ऑल्सो हैव लिमिटेशंस, बिकॉज उनके इंटरेस्ट भी तो बड़े हार्म हो रहे हैं। दे अभी तक तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं और वो इनकरेज भी कर रहे हैं डिप्लोमेसी से कहीं से हो जाए, चीज़ डिफ्यूज हो जाए। लेकिन देयर वुड बी अ टिपिंग पॉइंट कि जहाँ पे उनके वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हर्ट होना शुरू हो जाए, स्पेशली चाइना का जिसका बल्क ऑफ ऑयल यहाँ से जाता है। So they will have to do something because they can't just sit there. And I completely agree with you कि बॉडी बैग्स जब यहाँ से अगर जाना शुरू हुए तो फिर यूएस का डोमेस्टिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा, और आगे जो सितंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो उन पॉलिटिशियंस के लिए तो इलेक्शंस बहुत वो इम्पोर्टेंट होता है जिसके लिए वो दुनिया भी तबाह कर चुके होते हैं। एंड ऑल्सो अफगानिस्तान का कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है जो $3 ट्रिलियन करके उन्होंने दे रिप्लेस तालिबान में तालिबान। सो बूट्स ऑन ग्राउंड की कॉस्ट है जो अभी रिसेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक उसको जो है एक तरह से एम्बैरसमेंट को ओवरकम नहीं कर सका, तो प्रॉबेबली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम। नाउ कमिंग टू, I just want to have your expert opinion and from the maritime law, ये जो एक शिप डिस्ट्रॉय किया था यूएस ने, दैट शिप वेंट टू इंडिया को जैसे होता है खैर से गाली के दौरे पे उनके एक उसके अंदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का। Isn't it the responsibility of India at least condemn करती है उस चीज को कि जी ये तो हमारे पास आए थे, हमारे मेहमान थे और आपने इन शिप को अनाम था, उसमें कोई वेपन्स भी नहीं थे और यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और मोदी साहब ने कोई उस पर बात नहीं की। I see more connivance of India in it, more than this, what you are saying, that they have not condemned it. आप देखिए कि these ships were there from 15 to 25 February, I think, and there were 3 ships. और जब ये शिप्स वहां से निकले हैं हार्बर से, तो उसके बाद इस पे अटैक किया गया। नाउ whenever a ship leaves the harbor and you know its next destination, you can always calculate its position in the sea at any given time. ये बड़ा इजी हो जाता है कि आपको ये पता चल जाए कि ये शिप इस हार्बर से निकल गया है और इसने अगले इस हार्बर में जाना है, तो आप उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वक्त ये कहां पर होगा। So that means that information US Navy had somebody from India कि ये शिप यहाँ हार्बर से निकल गई। उसके बाद जैसे ही वो इंडियन जुरिस्डिक्शन से निकलते हैं तो उन पे अटैक कर दिया जाता है। तो अगर श्रीलंकन जुरिस्डिक्शन में किया जा सकता था तो इंडियन जुरिस्डिक्शन में भी किया जा सकता था। So that is one thing that perturbs me, that why it was attacked when as soon as it was out of Indian jurisdiction. और तीसरी चीज ये कि मुझे ये लगता है कि इंडियन जुरिस्डिक्शन से बाहर इसलिए उसको किया गया कि एक तो इंडिया पे ब्लेम ना है कि जी उनकी जुरिस्डिक्शन में हो गया है तो वो हमारे मेहमान थे, हालांकि वो ब्लेम अभी भी आ रहा है। लेकिन इसलिए भी शायद किया गया हो कि इंडिया को सर्च एंड रेस्क्यू के बर्डन से बचाना हो, विच इज आई थिंक समथिंग बिलो द बेल्ट, कि आप ऐसा सोचें कि यार ये सर्च एंड रेस्क्यू का बर्डन मेरे ऊपर ना पड़ जाए। मतलब एक तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं उस इंसिडेंट में, और दूसरा आप फिर उसके रिपरकशन से भी बचना चाहते हैं। और फिर जब आप कहते हैं कि जी ये इंडियन ओशन नहीं, ये इंडियाज ओशन है, सो वेयर वर यू व्हेन ये जो शिप्स थे जिसपे कैडेट्स थे वो हैड गॉन फॉर सी ट्रेनिंग, और एक सेरेमोनियल इवेंट था जिसको अटेंड करने वो गए थे, तो And उनको unarmed, आपने इतने no आराम weapons, no weapons on that ship. वेपन तो देखिए बेयर मिनिमम तो जो होता है आउटफिट वो लेके जाता है वॉरशिप। वॉरशिप कभी भी विदाउट वेपन्स नहीं होता है या एमुनिशन नहीं होता है। जो बेयर मिनिमम आउटफिट होता है वो तो होता है, बट वॉर लाइक नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज नॉट गोइंग फॉर वॉर और एक्शन, इट वॉज गोइंग टू अ सेरेमोनियल इवेंट। तो जो बेयर मिनिमम होता है उस वो शिप लेके जाता है। और फिर कॉम्बैट जोन नहीं था जहां पे वो ये सोचे कि मुझे यहाँ पे अटैक किया जाएगा। मतलब इट वाज इन फ्रेंडली वाटर्स बेसिकली। इंडिया के भी फ्रेंडली वाटर्स थे, श्रीलंका भी फ्रेंडली वाटर्स थे, और उनको वहां पे अटैक कर दिया गया। और कंडेमनेशन भी नहीं है, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लेट पहुंचे, टोकन सर्च एंड रेस्क्यू था,
well, these all things actually indicate towards greater connivance of India in this, जो कि मेरा ख्याल है कि नेवल हिस्ट्री में याद रखा जाएगा और इसको कंडेम किया जाएगा. Absolutely. मतलब a country that sees itself or propagates itself as a net security provider in the Indian Ocean region, तो रिसोर्सेज तो उनके पास काफी थे. और ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कनेवेंस का, बिकॉज प्रॉब्ली ट्रम्प साहब, ये मोदी साहब जो है ट्रम्प की गुड बुक्स में आना चाहते थे, शायद कि मुझे कुछ इस तरह से शाबाश मिल जाएगी, वो उल्टा एम्बैरेसमेंट होगी उनके लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज सो मेनी सेलर्स लॉस्ट देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. अभी मुझे बताएं, लास्ट हम एक सवाल करते हैं इस पे कि जो डिले कर दिया है ट्रम्प साहब, बकौल ट्रम्प साहब के, कि जी हमने उनके पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का फिलहाल इरादा मौखर कर दिया है अनदर 10 days या 10th अप्रैल तक, जैसे भी है उन्होंने किया. हाउ डू यू सी दैट? कैन दे रियली डू दैट? बिकॉज ईरान ने तो कह दिया है कि अगर आपने किया तो फिर रीजन के सारे पावर प्लांट्स जो है वो एक लेजिटिमेट टारगेट होगा. सो ये जो 5 days की विंडो मजीद आगे 10 days चली गई है, can they really do this? देखिए सर, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त ट्रम्प साहब की जो कोशिश है वो एग्जिट की है, और उस एग्जिट में वो चाहते हैं कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, क्योंकि बाकी ट्रॉफीज वो ले चुके हैं. वो ये कह सकते हैं कि मैंने लीडरशिप उड़ा दी है, रिजीम चेंज कर दी है. वो ये कहते कहते आए हैं कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी मैंने 0% कर दी है, विच इज नॉट एक्चुअली. वो ये कहते आए हैं कि जी मैंने उनको उनकी कमर तोड़ दी है और अब ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी नहीं बना सकता, बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं बना सकता, और ईरान इज नो मोर अ थ्रेट. द ओनली थिंग जो एक ट्रॉफी उनके पास आने से रह गई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश. वो खुलवाना वो चाहते हैं. अच्छा, वो फिजिकली तो नहीं खुलवा सकते. पहले उन्होंने कहा जी 20% में ज्यादा बमबारी करूंगा, इसको खोल दो, वो नहीं खुली. उन्होंने कहा जी मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बमबारी करूंगा, खोल दो, वो नहीं खुली. उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को कहा कि आके इसको खुलवाओ मेरे साथ, कोई नहीं आया. केयर स्टार्मर ने कहा भाई ये इतना आसान काम नहीं है, हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते. एक्चुअली हिज स्टेटमेंट वाज दिस. और फिर उन्होंने अभी कहा कि जी अच्छा, जिन मुल्कों का दारोमदार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है वो खुद ही इससे निपटे. तो ये उनकी मतलब शिकस्त नजर आ रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं. लेकिन वो चाहते ये हैं कि एग्जिट लूं और किसी तरह ईरान जंग बंद करने पे आमादा हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद ही खोलने पे आमादा हो जाए. लेकिन इशू ये है सर कि जो यूएस है वो इस वक्त तो निगोशिएशंस करना चाह रहा है ईरान के साथ, बट क्या यूएस के पास इतनी ताकत है कि वो जो निगोशिएशंस करेगा और जो एग्रीमेंट करेगा उसको इजराइल भी ऑनर करेगा? और क्या ये सिर्फ यूएस और ईरान के बीच में निगोशिएशंस हैं, या ये इस पूरे खित्ते का फ्यूचर डिसाइड होने जा रहा है? तो उसमें तो अरब ममालिक भी शामिल हैं. नेतन्याहू का परसों बयान आया, जैसे ही ट्रम्प साहब ने कहा कि जी मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ ईरान के साथ, तो उसने कहा कि जी अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम किसी एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे. तो क्या यूएस में वाकई ताकत है कि वो इसराइल को कहे कि ये एग्रीमेंट मेरा उसके साथ हुए एंड यू जस्ट कीप क्वाइट? मेरा ख्याल है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. यूएस निकलना तो चाहता है, इसीलिए डिले कर रहा है कि ऐसा कोई ये थ्रेट रहे इनके ऊपर, प्रेशर रहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. US is also very much aware of the fact that Iran also has the capability still left, जिससे वो यहाँ खित्ते में काफी नुकसान पहुंचा सकता है. और इसराइल को खबरें अब आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हुई हैं कि ऑलरेडी काफी नुकसान पहुंचे. उनके एक मेयर ने, आपने देखा होगा कि आज इंटरव्यू दिया है रोते हुए, कल दिया है इंटरव्यू रोते हुए कि हमारा बहुत तबाही हुई है, एक शहर तो पूरा ही खत्म हो गया है. तो तबाहियां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अब सेफ एग्जिट और एक फेस सेविंग वाली चीज, सुपर पावर को जो अपने जोन में आया और उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया, और फिर एक इरेशनल एक्टर जो कि किसी मोरालिटी को, किसी एथिक्स, एथोस, वैल्यूज, किसी चीज को नहीं मानता है, इंटरनेशनल सिस्टम लॉस को नहीं मानता है. इन दोनों की ईगो हो रही है बहुत शदीद किस्म की हर्ट. तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इनका थ्रेट है, इनफैक्ट मेरे दिमाग में, दिल में ये खौफ है कि ये इससे भी एक कदम आगे जा सकते हैं और ये वो काम कर सकते हैं जो कि दुनिया को गवारा नहीं होना चाहिए.
और उसके लिए बहुत तबाही होगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस चीज का इदराक है, इसलिए पाकिस्तान दिन रात मेहनत कर रहा होगा कि बात वहां तक ना पहुंचे और सबके लिए कोई फेस सेविंग हो जाए। Are you referring to the potential use of nuclear weapon by जी Israel? जी अनफॉर्चुनेट है ये। मेरा ख्याल है ये एक बहुत सीरियस कंसर्न इस वजह से है कि अगर हम 1945 की हिस्ट्री देखें, जो जस्टिफिकेशन बनाई गई यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि जी वो अपनी ह्यूमन कैजुअलिटीज को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने वो यूज किया था ताकि जंग जल्दी खत्म हो जाए और मजीद अमेरिकन ना मरे, विच वॉज अ वेरी इरेशनल जस्टिफिकेशन कि यू किल मिलियंस जस्ट टू सेव अपने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। तो ये इसराइल भी अभी जो है उस सिचुएशन में, जो डेस्परेट सिचुएशन में आ गया जिस तरह से है। एंड देन इफ वी सी दी ऑब्जेक्टिव्स जो इसराइल के हैं, उनका ऑब्जेक्टिव खाली ये नहीं है कि इस जंग को जीत लेना, उनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इस रीजन के सारे कंट्रीज को इतना वीक कर दो कि वो अगर एक्सपेंशन करते रहे, टेरिटरीज कैप्चर करते रहे, जैसे लेबनान पे अभी उन्होंने किया, दुनिया कोई नहीं बोल रही, उन्होंने उनके रिवर तक जाके कहा कि अभी हम इधर कंसोलिडेट करेंगे। तो दैट्स देयर ऑब्जेक्टिव। दिस इज नॉट अबाउट ओनली ईरान, दिस इज ऑल अबाउट इसराइल वर्सेस द कंप्लीट रीजन, कि जहाँ पे वो ग्रेटर इसराइल का करें वो ग्रेजुअली। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, क्योंकि मोरालिटी तो नहीं है। आप जितना भी देख लें कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट होती है, गजा में जेनोसाइड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसराइल कंटिन्यू टू बॉम्ब। जितने पीस इनिशिएटिव हुए, बोर्ड ऑफ पीस हुआ, जो भी हुआ, लेकिन इसराइल ने उस सबको रिजेक्ट किया। एंड यू राइटली मेंशन कि ट्रम्प ने जब ये थोड़ा सा वो पॉज किया था तो फौरन ही उसी रात उसने कहा था वो ट्रम्प साहब की मर्जी है, लेकिन हम बॉम्बिंग करते रहेंगे, और वो कर भी रहे। तो अभी लेबनान में, ईरान में भी करें। एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी सीरियस डिजास्टर। वो एक सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग, जो रह जाएंगे उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, which should not happen because these weapons are not to be used। ये डिटरेंस के लिए होते हैं, लेकिन इसराइल जिस तरह रोक एंटिटी है, irresponsible है, so you cannot rule out completely इस चीज को। um, Unfortunately, on this sad note, which we all pray it should not happen, हम एंड करते हैं। लेकिन लास्ट में आई couldn't resist asking, जो हमारे नेबर में एक जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिनको बहुत एक समझा जाता था कि वो एक फॉरेन पॉलिसी के गुरु हैं, उन्होंने कल जो एक स्ट्रीट लेवल की कोई बात की, वो वर्ड ऐसा यूज किया कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे भी यूज करना नहीं चाहते, बिकॉज दैट्स वेरी लो ऑफ समबडी। वाई इंडिया इज सो फ्रस्ट्रेटेड कि अगर पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा है, पाकिस्तान एक कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ऑल दी मेजर पावर्स आर एंगेजिंग विद पाकिस्तान, तो वो उनके जो जयशंकर साहब को इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए, उनको इसलिए तकलीफ हो रही है कि उन्होंने जुआ खेला। वो फेंस पे बैठे हुए हैं, इंक्लिनेशन है उनकी इजराइल और यूएस की तरफ, और उन्होंने सट्टा लगाया हुआ है इन लोगों पे कि ये जब जीतेंगे तो उसके बाद जो बूटी होगी ना, उस बूटी में से हमें जो शेयर मिलेगा। तो वो ये कर रहे हैं। अब मैं जयशंकर साहब को यही कहता हूं कि आपने तो जो हमें कहा सो कहा, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि जुआ खेलने वाले को क्या कहते हैं। और जुआ खेलने वाला जो होता है वो, उसके पास 50% चांस होता है जीतने का, 50% पे उसने लगाया हुआ होता है। तो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन उस 50% पे है बेसिकली, कि अगर मैं हार गया और ये पाकिस्तान बाजी ले गया तो फिर मेरा तो जुआ फेल हो जाएगा, मेरा तो सट्टा लगाया हुआ डूब जाएगा। तो बेसिकली ये वो फ्रस्ट्रेशन है। और इंडिया, देखिए, इस फ्रस्ट्रेशन लेवल पे कोई अचानक नहीं पहुंच गया ओवरनाइट, बतदरीज आया है। तो पिछले 2-3 साल से आप देखें कि उनकी तनज़्ज़ुली का सफर है जो चलता आ रहा है। आप देखिए कि कनाडा ने, यूएस ने और ऑस्ट्रेलिया ने इनको ओवरसीज टेररिज्म में पकड़ा, और इनकी गवर्नमेंट को बाकायदा सबूत के साथ बताया कि तुम्हारे गवर्नमेंट के लोग शामिल हैं इस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे नेशनल्स के खिलाफ हो रही हैं। कुछ को कत्ल किया, किसी की प्लानिंग हो रही थी, पकड़ा गया। और इनकी गवर्नमेंट के स्टेट एक्टर्स थे जो थे। उसके बाद आप देखिए मई 2025 आ गया, इन्होंने पाकिस्तान पे एग्रेशन किया कि जी ये तो कोई चीज ही नहीं, हम तो चाइना के खिलाफ तैयारी करें। पाकिस्तान ने इनको बड़ी बुरी तरह से मार दी। ना सिर्फ ये कि मिलिटरीली इनको डिफीट किया, बल्कि पाकिस्तान ने जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा किया उस सारे एपिसोड को हैंडल करने में, उसी का समर आज ये है कि पाकिस्तान को ये पोजीशन मिली है जिस पे पाकिस्तान ये काम कर रहा है।
तो और इस सारे किस्से में भी आप देख लीजिए कि जंग से 1-2 दिन पहले मोदी साहब वहां चले, कंडेमनेशन उनकी तरफ से नहीं आ रही है। इवन टू एन एक्सटेंट के जो शहादतें हुई हैं ईरान में, उसके ऊपर उनका कोई कंडेमनेशन नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। तो ये तनज़ुली का सफर है जो उनको उनको मिलता जा रहा है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जी रशिया से हम तेल खरीदते रहे, चाबहार पे हम हुक ऑन रहे, अमेरिकन प्रेशर से वो रशिया के तेल से भी दस्तबरदार हुए और चाबहार भी उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये पे दर पे वार हैं जो उन पे पड़े हैं, जिसकी वजह से अब फ्रस्ट्रेशन लेवल ये है कि अनफॉर्चुनेट है कि जिस सर्विस में अल्फाज का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उसी सर्विस के रूए रवा इनका कैरियर है एक डिप्लोमेट का, जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर, उनके वालिद भी एक कैरियर डिप्लोमेट थे, उनके मुंह से इस कदर गलीज अल्फाज निकल रहे हैं। आई डोंट नो उनकी सोसाइटी में ये अल्फाज क्या मतलब आम है या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये बहुत मायूब समझा जाता है। तो मेरा उनको ये जवाब है कि आप जो जुआ खेल रहे हैं, उस जुए में आपको हार होगी। और प्लीज ये देख लीजिएगा कि जुए खेलने वाले को क्या कहते हैं। Yeah, absolutely. Thank you very much, Admiral Faisal. We had a wonderful conversation. और हमारा मकसद भी यही होता है कि एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें, एनालिसिस करें इन सिचुएशन को, क्योंकि स्ट्रैफ एशिया इज नॉट समथिंग वी डू नॉट प्रोपिगेट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। जो पाकिस्तानी अवाम है या जो भी इस रीजन के लोग हैं जो इस उर्दू में समझते हैं, उनके लिए हम एक असेसमेंट, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक जो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आती है। एंड वी ऑल प्रे दैट ये किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है डिसिपेट हो, हालात नॉर्मलाइज हो। इट विल टेक टाइम। तो पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि जब भी बड़ी पावर्स इस तरह से एंगेज हुई हैं तो वो पाकिस्तान को उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ी है काफ़ी ज़्यादा। So I'm sure leadership level is cognizant of these dangers because we have to play this role. कोई चाहे या नहीं चाहे, because war is not in the interest of anyone. इंडिया के लिए भी नहीं, पाकिस्तान के लिए भी नहीं, यूएस के लिए नहीं, ईरान ऑफ कोर्स, सारी जो जीसीसी कंट्रीज है। सो वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। लेकिन एक कॉशन ये भी है कि ये जो मेजर पावर्स बाज वक्त हमें प्ले करती हैं, उसकी हम कॉस्ट जो है पहले हम देख चुके हैं कि फिर डिकेड्स तक हमें पे करनी है। सो विद दिस, थैंक यू वंस अगेन एडमिरल फैसल फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। खुदा हाफिज।